यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं ना। तो अपन ने क्या बोले 300 से 1200 कैसे अपन ने पानी निकाल। अब यहाँ पर आने के बाद क्या है कि पानी पूरी तरीके से निकल गया, पानी पूरी तरीके से निकल गया, यानी बोतल भर के जो पानी था अपना उसको अपन ने एक कप बना दिया, एक कप बना दिया। अब वो खारा हो गया अच्छा खासा, यानी 1200 हो गया, इसका मतलब खूब खारा हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ इसको वापस से मेरे को तुम 300 बना दो, तो तुम बोल सकते कुछ भी नहीं, एक मग्गा पानी वापस से एक बोतल पानी डाल दो, डायल्यूट हो जाएगा ना, सिंपल ऐसा बोल सकते तुम। सही। तो देखो अब ये अगर पानी डालने का ही रहता तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा, अगर मेरे को वापस पानी डालने का नहीं, वही खेल करने का रहता तो मैं करता था काम, ये नहीं करता था ना। तो इसका मतलब अब मैंने पानी पहले ही निकाल लिया था, तो वापस यहाँ से पानी डालूंगा नहीं, तो बिल्कुल फिर यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो क्या काम की बात है। तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, तो मेरे को बोल रहे कि नहीं ये इतना खारा हो गया, हमको इससे भी एकदम एकदम यानी बगैर खारा कर दो, एकदम फीका कर दो। तो यहाँ पर बहुत खारा लग रहा है अभी, है ना, ये जो सॉल्यूट है वो एकदम बहुत खारा हो चुका है। तुम क्या कर सकते हो, इसको इसमें से नमक निकालना चाहिए। क्या करेंगे तुम, नमक, यानी यहाँ से अगर पानी निकाल देते तो यहाँ से नमक निकाल, सोडियम आयन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से, सोडियम आयन। तो बोलने का मकसद ये है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिल है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है। क्यों, रखना नहीं है, कॉन्सेप्ट से फील हुआ ना, समझ में आई ना चीजें, क्यों निकाल रही है समझ में आ गया तुमको, काफी। तो तुमको बोलना है कि भाई डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिल है वाटर के लिए परमिएबल होता है। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो तुमको मैं बोल रहा था कि भाई इसको मेरे को खारा बनाने का, तो तुम पानी निकाल देते, साथ साथ तुमने नमक भी निकालना चालू कर दिया, तो कभी खारा बन पाएगा क्या? एक बोतल था, इसमें 1 चम्मच नमक था, तुम क्या बोल रहे थे, खारा बनाने के लिए इसको गर्म कर रहे थे और पानी उड़ा रहे थे, तुमने साथ साथ नमक भी निकालना चालू कर दिया, तो कभी खारा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तुमने बोले कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी निकलेगा, सिर्फ, तभी जाकर वो 300 से उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 पे आ पाएंगे। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सोडियम निकलेगा, क्योंकि अगर उस 1 कप पानी में से तुमने पानी निकालना चालू कर दिया तो कभी वो पतला हो पाएगा, मतलब कभी फीका हो पाएगा क्या? वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोई एक चीज निकाल सकते हैं, यहाँ से पानी निकाल लिए, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट निकल। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिल इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉन्सेंट्रेट्स। यहाँ से यहाँ आते वक्त में क्या हो रहा है, खारापन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से तुम खारा करते चल जा रहे हो उसमें ना, यहाँ से फिर उसको कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हो, तो तुम्हारा जो यूरिन है उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसमें से पानी निकाल निकाल के उसको गाढ़ा करते चल जा रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक के डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पतला कर रहे हैं, इसका मतलब उसको तुम फीका कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट करना। तो डाइल्यूशन अपन कैसे बोलते हैं कि भाई शरबत बनाए, उसमें एक गिलास पानी डाल दिए तो वो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट करने के भी 2 तरीके हैं, जैसे पानी डाल के तुमने डाइल्यूट कर दिया, तो फिर शक्कर निकाल दो, डाइल्यूट हो जाएंगे, समझ पाए तुम। तो यहाँ पर तुम कौन सा अप्लाई कर रहे प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट निकालने का, पानी नहीं डाल रहे हम, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर डाइल्यूट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बोलो डिक्रीजिंग में क्या होना, बोलो चलो 3 पॉइंट। पानी के लिए क्या है, परमिएबल या इम्परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूकोफिल बोलो क्या होगा, 3 पॉइंट, डाइल्यूशन होगा, बढ़िया, सॉल्युबल, परमिएबिलिटी किसके लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। इधर नो सिक्रीशन इन द ल्यूकोफिल, यहाँ पर कोई भी अपने को पीएच बैलेंस करने का यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, पीएच वीएच के यहाँ पर कुछ नहीं है कि पीएच बैलेंस करने का हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। हमारा मकसद सिंपल एक ही है कि हमको क्या करने का था, हमको क्या करने का था, पूरा निकालनी है क्या, डिसेंडिंग वाले पूरा नहीं है पानी, थोड़ा बहुत ठंडी, थोड़ा बहुत ठंडी, नहीं 1 कप रखने का बोला ना मैंने भी तुमको, सिर्फ मैंने खारा करने का नहीं बोला, पानी खत्म कर दो, नमक बचाने का नहीं बोला था, खारा करने का बोला। तुमने क्या करे थे, पहले इस पूरी बोतल को 1 कप में कन्वर्ट कर दिया, पूरा पानी निकाल निकाल के उड़ा उड़ा के उसको 1 कप में कन्वर्ट कर दिया। फिर 1 कप में जैसे इतना खारा, अगर इतना ज़्यादा अगर हम वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकालेंगे, रिमूव करेंगे तो कितनी तकलीफ देंगे, मतलब रिमूव ही नहीं होगा। तो इतना गाढ़ा अगर हम यूरिन निकालेंगे तो रिमूव नहीं होगा, फिर तो नमक रह जाएगा, तो यूरिन बचेगा फिर वो तो सॉलिड वेस्ट ही बन गया, इसका मतलब फिर था ना। फिर हम क्या करते हैं उसको, तो यहाँ से यहाँ तक कि पहले उसको गाढ़ा करते हैं, वापस से फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा नमक निकाल निकाल के उसको 300 पे लेकर, क्योंकि फिर हमको निकालने के अंदर बहुत तकलीफ हो जाएंगी, इतना गाढ़ा अगर 1200 ऑस्मोलैरिटी निकालेंगे तो वापस से उसको 300 पे ले जाते, फिर इसको डालते। यानी हमको क्या करना है, इतने बड़े पानी को इतना सा बनाना है, और उसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट उसके जरिए रिमूव, समझ पाए तुम। यानी बोतल भर के पानी था, अपन ने उसको पहले 1 कप बनाए, तो 1 कप लेकिन बहुत खारा, फिर उस खारे में से बहुत सारा नमक निकाल लिए, और वो थोड़ा सा फीका फीका बन गया, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा नमक बाकी, उस तरीके का अपना यूरिन, समझ पाए तुम। कैसा कॉन्सेंट्रेट करे अपने, कैसा पानी निकाले उसके अंदर से, बहुत दिमाग लगा, ये अपना दिमाग नहीं लगा, ये कुदरत का दिमाग लगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करी है ना। कितना बेहतरीन में कहेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेट करनी है, कौन से तरीके इस्तेमाल करें, कितनी ज़बरदस्त तरीके से नहीं, पहले यहाँ से पानी ही निकलेगा, फिर यहाँ से सोडियम आयन ही निकलेंगे, है ना। ऐसा लास्ट में जाकर जो तुम्हारा मकसद था कि यूरिन बनना भी
यूरिन के साथ में सारी चीज़ें निकलना भी, और इतना ज़्यादा भी गाढ़ा ना हो जाए कि निकलने में रिमूवल हो जाए, या इतना ज़्यादा भी पतला ना हो जाए कि मेरा पानी 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 पानी, समझे बात? तो इतना बेहतरीन तरीके से रिमूव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी वापस से 300, ठीक है। चलो तो लूप ऑफ हेनले का पॉइंट लिख, अब तुमको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं। लूप ऑफ हेनले में क्या बोला उसने? लूप ऑफ हेनले में दो लिखे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पहले डिसेंडिंग आती है ना, डिसेंडिंग फिर असेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए 3 पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉट परमिएबल, वाटर के लिए परमिएबल, उसके बाद में कंसंट्रेशन होना है, क्या होना? कंसंट्रेशन। टॉप टू बॉटम आते रहेंगे अपन, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल है। देखो इसमें अगर बोले तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल, वाटर के लिए इम्परमिएबल, और क्या होगा? डाइल्यूशन होगा, क्या होगा? डाइल्यूशन। तो नो सिलेक्टिव सिलेक्शन लूप ऑफ हेनले, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हाई ऑफ, देखो तो पानी का एब्जॉर्प्शन है, यानी तुम्हें अगर एक बोतल पानी को, ये दिख रही है बोतल इसमें, हाँ एक बोतल पानी में से तुमने एक बोतल पानी को 1 कप बनाए, तो कितना सारा पानी निकाल दिया तुमने, यानी बहुत सारा एब्जॉर्प्शन करे ना। अब मैं बोला कि 1 कप पानी जो है तुम्हारा, उसमें एक कप जो नमक बने हुआ है, यानी खारा जो है, उसमें से नमक निकालो, नमक निकलेंगे कितना होता? तुमने देखो बॉटल में, पूरे बॉटल में 1 चम्मच नमक डाले, है ना। पहले क्या बोला मैंने तुमको, इसको खारा करो, तुमने पानी निकाल के इतना पानी खत्म कर दिया, तब जाकर वो खारा हुआ। अब मैं वापस बोला इसको फीका कर दो, तुम क्या करेंगे? उसमें तब नमक निकालेंगे, तो नमक तो सबसे कम ही निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं कि भाई नमक उसमें से आधा कप नमक निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब बोलो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करे तुमने, देखो ये डिसेंडिंग लिप में जो पानी हो रहा है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है? पानी होना चाहिए, पानी बहुत निकाले ना तुमने, इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, समझ में? तो इसीलिए बोल सकते हैं कि मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ, मिनिमम सबसे कम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है तीनों ट्यूब्यूल्स में से, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले में से, वो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लूप ऑफ, उसमें से इलेक्ट्रोलाइट होता है, पहले तो छोटे छोटे रहते, उसमें से भी थोड़े से निकालना पड़ता है ना। तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ना, यहाँ पर होता है असेंडिंग लूप ऑफ मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। हाँ, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मिनरल, अब ये वो भी क्यों रहा कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, है ना। देखो इसको भी अपन देखते हैं कैसा होता है। देखो एक पानी की खुशूसियत है, पानी कभी भी क्या करता है, नमक के पीछे जाता है, पानी क्या करता है कभी भी नमक के पीछे जाता है। तुम उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देखो तुमने क्या करें, एक नमक भर के प्लेट ले लिए, उसमें गोश्त की एक डली डाल दो, या फिर तुम क्या प्याज रख दो, या फिर तुम सोच सकते हो कि भाई अंगूर रख दो, कुछ भी रख दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा उस अंगूर में का जो टिश्यू है उसमें का सारा पानी वो सोख लेंगे, नमक चूस लेंगे, और वो पानी को उसको एकदम, अंगूर अगर तुम भरा हुआ लेंगे ना, उसको एकदम वो क्या कर देंगे, पूरा सोख लेंगे उसमें नमक। जैसे वो क्या करते, चमड़े वाले क्या करते, नमक लगाते, क्यों लगाते, चमड़े के ऊपर नमक क्यों लगाते? क्योंकि पानी की वजह से चमड़ा खराब हो सकता है। देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसे बनने को है, तुमको हमेशा लगना है कि पानी जो है ना नमक को फॉलो करता है, नमक कभी पानी को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे तुमने यहाँ पर पानी रख दिए और बाजू में नमक रख दिए, तो ऐसा नहीं हुआ कि नमक पानी में उड़ उड़ के नमक पानी में जा रहा है, नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम अगर ठंडी में या फिर बारिश में अगर नमक को देखेंगे, तुमने उसका ढक्कन खुला रख दिए, तो थोड़ी देर के बाद में नमक तुमको प्रॉपर से गीला दिखेगा। देखना तुमने कभी ये चीज़ें गौर करने की रहती है, भैया नमक खा रही, नमक तो शुगर है, गीला कैसा हो गया? यानी एटमॉस्फेयर में जो पानी था उसको उसने चूज किया, समझ पाए? नमक कभी पानी में नहीं गया, लेकिन पानी नमक की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो पानी हमेशा नमक की तरफ जाता है, जहाँ नमक होगा पानी उधर जाएगा। जैसे मैंने भी पता कि प्लेट भर के अगर तुमने नमक ले लिए, उसके अंदर कोई टिश्यू रख दिए, जैसे अंगूर रख दिए, तुम देखेंगे थोड़ी देर के बाद में कि अंगूर में से पानी निकल के नमक को गीला कर देंगे, और अंगूर पूरा पिचक देखने का ऐसे कोई दूसरा टिश्यू ले लिए जो गीला रहता, उसमें से पूरा पानी निकल जाएगा। तो क्या याद रखेंगे, पानी हमेशा नमक को फॉलो करता है। अब मैं तो बोल रहा था कि भाई निकल रहा पानी, निकाले, अब निकालने के लिए हमने कोई मशीन लगाएंगे यहाँ पर, तुम बोलो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि पानी निकाले, हमने कैसे निकाले, तुमने पूछे नहीं कि कैसे निकालने का, मैं बोला था ना ऐसे पानी निकल रहा है, तो क्यों निकल रहा भाई, किसने बोला निकलने का उसको? जैसे मैंने बोला इसको करने का, तो तुमने तो इसमें तुमने खुद नहीं निकाली, इसमें से पानी गर्म करके निकाल लिया, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई वजह रही होगी ना पानी के निकलने की। ऐसा फुजूल तो पानी निकल नहीं जाएगा, फुजूल निकलेगा पानी नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी खर्च करके यहाँ से सोडियम को निकालते, जबरदस्ती लात मार मार के निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि इसमें से पानी निकले, समझे? यहाँ से जो सोडियम निकल रहा है, यहाँ से जो सोडियम आ रहा है, यहाँ से जो सोडियम निकल रहा है, तो वो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ा रहा है, इसको देखकर इसके पीछे पीछे भी पानी है। बस हमारा जो टिश्यू दिख रहा है तुम्हारे, हमारा जो सेल, ये किडनी का पार्ट है हमारा, तो नेफ्रॉन में से यहाँ पर हम नमक को खुद ब खुद बढ़ा देंगे, बहुत सारा नमक हो जाएगा यहाँ पर,
तो इस नमक को देखकर पानी खुद ब खुद इसको फॉलो करेंगे, इसलिए यहाँ से यहाँ तक कि पानी निकलेगा। फिर हम एनर्जी खर्च करके नमक को लात मार मार के निकालें, इधर आ इधर आ इधर आ, उसमें खींच लेंगे आसानी से। लेकिन पानी को ऐसा नहीं खींच सकते, अपने को पानी की कमजोरी मानेंगे। पानी की कमजोरी क्या है? नमक। नमक दिखा दो, पानी उसकी तरफ आ जाएंगे। तो इसलिए बोला कि यहाँ से जो सॉल्यूट निकाले गया, यानी असेंडिंग लिम्ब ऑफ ग्लूकोफिली क्या करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है, बढ़ाता है, एक कांस्टेंट रखता है। क्या करता है? कांस्टेंट। नहीं बहुत ज़्यादा हाई होने देगा, नहीं बहुत ज़्यादा कम। देखो एकदम कम हो जाएंगे ऑस्मोलैरिटी, तो यानी यहाँ पर नमक एकदम कम हो जाएंगे, तो पानी कभी भी इसमें से निकल नहीं पाएंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो पूरा ही पानी निकल जाएगा, यहाँ पर एकदम 212 से 1500 चले जाएगा, यानी पूरा ही पानी निकल जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ पर आके ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा, पाइप ब्लॉक हो जाएगा। समझ पाए? तो इसलिए बोला कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ ग्लूकोफिली हेल्प इन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन रखने के लिए काम करता है। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ा रहे हैं, यानी तुम्हारी किडनी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा है, जिसकी मदद से यहाँ देखो यहाँ से निकले हुए तो यहाँ पर सारी जगह जा सकते ना, तो यहाँ से फिर आसानी से वाटर निकल पाएंगे नमक की मदद से। तो प्रोसेस ऐसी है, यानी अगर पहले ये पॉइंट बता देता तुमको मैं तो फिर ये समझ में नहीं आता। फिर पहले एक तरतीब से सारी चीज़ें दिमाग में सेट करते जाना पड़ेगा। बाहर ये जो प्रोसेस है ना, ये दो या तीन ऐसे प्रोसेस है इसके अंदर जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी। एक ये हो गया, एक है तुम्हारा न्यूरल के अंदर आएगा, उसको तो अपन इतनी आसानी से समझेंगे इंशाल्लाह ताला कि तुम बोलेंगे क्या है, बच्चों का खेलेगा। लेकिन अगर तुम टीचर का देखेंगे या फिर उसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, तुम पूरा घूम जाएंगे। समझ में आ रही ना, चीज़ें फील होती जा रही ना, तुमको मजा आ रहा है। तो ये भी देखिए तुम, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यानी क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ तुमको समझ में आ गया, पूरा क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया। देखो क्या हुआ तो तुम रट के भी समझ सकते, लेकिन क्यों हुआ ये तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों को दिख, इसको नोट से तुमको याद रखना है, एज इट इज एक्सप्लेन इसी तरीके से करना है, समझना इसी तरीके से, लेकिन रखना है नोट से। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अपने, उसको याद रख लेना, एक बुक को सुनाना है। अब देखो डीसीडी की बात करते हैं। तो ग्लूकोफिली में अपन देखो पीसीटी में दो चीज़ें देखे थे, रीअब्जॉर्प्शन भी देखे थे, और आयोनिक और वो क्या बोलते थे उसको, आयोनिक और पीएच मेंटेन करने के लिए अपने देखे थे कि क्या क्या रिलीज होता है। लेकिन ग्लूकोफिली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्लूकोफिली में सिर्फ एक ही काम हुआ कि इतने बड़े पानी को तुमने इतना सा बनाए, उसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें, यानी पानी कम करने की कोशिश करें। ये भी जितने भी रिलीज हुए तो सारे ऑब्जर्व होंगे ना ऑलरेडी। कौन थे? ये जो अभी जो वाटर, हाँ ब्लड वापस, ये जो पानी जो पहले मतलब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि लिम्फ में जाएंगे, एंटर करेंगे। हाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब टिश्यू में जो फ्लूइड है, देखो एक टिश्यू है तुम्हारा पर, मेडुलरी फ्लूइड भी बोलो ना। हाँ मेडुलरी फ्लूइड है, यहाँ पर जो फ्लूइड है लिम्फ, जरूरी तुम लिम्फ बोल सकते हो इसको, हाँ लिम्फ भी बोल सकते हो। तो उसके अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से वापस ब्लड के अंदर चले जाएंगे। जो पानी न्यूज निकला इतना सारा जो पानी निकाले अपन, और ये जो बची हुई चीज़ जो है वो तो यूरिन फॉर्मेशन में चल जाएंगे। हाँ वो यूरिन फॉर्मेशन, उसको भी देखते ना, अभी और आना पड़ेगा। देखो एक मरतबा में एकदम सीक्वेंस से साइकिल नहीं चलती, एक साइकिल में ना तो कुछ चीज़ें आगे समझने के बाद में अपन वापस रिटर्न दे देगा, देखो यहाँ से इसलिए करे थे अपन ने करके, तुमको उसको एक दो मतलब से रिवाइंड करके करना पड़ता है। एकदम सीक्वेंस जैसे कोई चीज़ रहती है, सीक्वेंस से चलो समझ में आएगी, लेकिन ये साइकिल है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें बाद में पढ़ने के बाद में फील होती है। पहले वो चीज़ दिमाग में खटकती रहती है कि भाई ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, लेकिन जब तुम पूरी पढ़ लेते उसके बाद अरे यार अच्छा इसलिए वहाँ पर ऐसा हुआ था, ऐसा। यानी एकदम सीक्वेंस में नहीं है, सीधी लाइन नहीं है, साइकिल है, तो कुछ चीज़ें रैंडमली होती रहती है। यानी इसकी जो वजह रहेगी वो तुमको उधर पूरा पढ़ने के बाद में नहीं, इसलिए तुमको समझना है। डीसीटी की देखते हैं, डीसीटी, ठीक है। डीसीटी में क्या है, सिंपल है। डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, यानी अब यहाँ तक तो तुमने पूरा कर लिया ना, बढ़िया से यूरिन बना लिया ना, एक कप एक भर के बॉटल को एक कप में कन्वर्ट कर दिए, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं है, तो वो तुमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है डीसीटी में, अगर तुमको ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर तुमको ज़रूरत है तो तुमको और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सर्दी का टाइम है, तो तुम क्या करेंगे, कुछ भी सर्दी का टाइम में तो अपनी उदा नहीं पिशा पाते, क्यों? तो पानी में बाहर पहले ठंडक है, तो कोई ज़रूरत है कि अपने को नहीं, यूरिन को पानी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है क्या? हमारी बॉडी को पानी सफिशिएंट है, बाहर भी वो पसीने के जरिए पानी भी रिलीज नहीं हो रहा, इसलिए पानी की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें से कुछ भी रिएब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन गर्मी के टाइम पर क्या होता है, जैसे तुम्हें धूप में घूम रहे थे, पानी पी लिए धूप में घूम रहे, तो तुमको दिन भर में एक मरतबा पेशाब मुश्किल से आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो अब जो बना ना, एक कप जो पानी बना तुम्हारा, फॉर एग्जांपल एक कप पानी बहुत रिलीज हो गया, पानी बहुत रिलीज हो गया, यूरिन बनने का कितना कम बनेगा? हाँ पानी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता ना, हाँ, यूरिन उससे बहुत कम बनता ना, हाँ, क्योंकि मेन तो वाटर से यूरिन बनता ना। डीसीटी में डबल से वो हाँ यानी यहाँ पर क्या आ गया था ना, अपने बोले कि एक पूरी बॉटल को अपने एक कप में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, यहाँ तक के। अब यहाँ पर जो डीसीटी में कंडीशनल काम होता है, जैसे धुपकाले का टाइम है, तुम वापस इस एक कप में से ही पानी एब्जॉर्ब कर सकते। धुपकाले का टाइम है तो वापस अगर तुमको जरूरत है तुम इसमें से भी पानी ले सकते वापस। तो डीसीटी में जो होगा कंडीशनल होगा, अगर तुमको जरूरत है तो लो, जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा पानी कब जरूरत पर,
यानी जब गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना जा रहा है, कोई कंडीशन है तो भाग रहा है, कुछ कर रहा है, तो तब जाकर डीसीडी से एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं है एब्जॉर्ब करने की, हमारा यूरिन बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो डीसीडी में क्या हुआ, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से हो सकता है। समझे भाई? चलो अब देखो डीसीडी में टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, डीसीडी में वही सारी चीज़ें एक्सक्रीट करता, वो करता जो पीसीडी का, जो अपने पढ़े थे पीसीडी में। देखो to maintain pH और आयोनिक बैलेंस, ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, ट्यूबुलर सिक्रीशन कर सकते हैं, किस चीज़ का, H+ को रिलीज कर सकते हैं, दूसरी चीज़ K+ को, तीसरी चीज़ अमोनिया NH3, ठीक है, और क्या कर सकते हैं बोलो, ट्यूबुलर सिक्रीशन कर दी, रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ का कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। बस तुमको ऐसे ही याद रखना है, उसने पूछा कि देखो इसका क्वेश्चन बहुत कम है, सिंपल बोलो ना, तुमको दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। एक तो कि भाई असेंडिंग डिम में क्या होता है, डिसेंडिंग में अपने उसको बेहतरीन एकदम अल्टीमेट लेवल का समझ लो। ये पीएच बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जनरली सेम है, ट्यूबुलर सिक्रीशन इन तीनों चीज़ों का हुआ, और एब्जॉर्प्शन इसका हुआ, जिसके जरिए अपने क्या कर लिया, आयोनिक और पीएच बैलेंस कर ली, ब्लड के अंदर आयोनिक और पीएच बैलेंस इसके जरिए हो गया। तो इसका क्वेश्चन तुमको ना ही कोई किताब में मिलेगा, काम में भी नहीं मिलेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन के तुमको क्वेश्चन मिलते भर के एब्जॉर्प्शन के। जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग लिम का अच्छा क्वेश्चन नीट में भी 2-3 मरतबा पूछ लिया, तो नीट में जो अभी तक क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक पर, तो वो टॉपिक ब्लड में आएगा ना, हाँ ये ब्लड में जाएगा और ये वापस यूरिन के अंदर आएगा। तो वो क्या करता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने को करता है, क्योंकि लाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कोई चीज़ बराबर तरतीब से दी भी नहीं है, फिर अपने भी तो उसको इतने से लिख लिया, बच्चे कैसा लिख पाते हैं, नहीं पाते, वो तो अपना नॉर्मल जैसे तुम पढ़ते, तो क्या करते हैं एनसीडी पढ़ते थे बार-बार, जो समझ में आया है जो नहीं आया हुआ है पूरा रखना पड़ता था, अपन इसको तरतीब से कॉन्सेप्चुअलाइज समझ रहे। उसके बाद में तो दो कॉन्सेप्ट बोला मैंने, पीसीडी क्या रीअब्जॉर्ब होता वो, और लूप ऑफ हेनले के बारे में। लूप ऑफ हेनले से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए उसको याद रखें। तो इसके ऊपर तुम थोड़ा कम एम्फेसाइज कर सकते हो कि भाई पीएच और आयनिक बैलेंस करने के लिए क्या होता है, पढ़ने के लिए अपने को पढ़ना है पूरा। तो देखो पीसीडी में ईच हुआ, डीसीडी में भी ईच हुआ, कि भाई ये चीज़ को तुम अंदर डालो और इसको वापस निकालो, यानी ब्लड में वापस ले लो इसको, इसको यूरिन में डालो और इसको ब्लड में ले लो, इससे क्या होगा, पीएच और आयोनिक बैलेंस मेंटेन हो जाएगी। चलो डीसीडी भी अपना कंप्लीट हुआ। तो डीसीडी का क्वेश्चन कैसा था, उसने कंडीशनल वर्ड का इस्तेमाल कर लिया कि इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन इज अकर, तो बोल देंगे डीसीडी। बस डीसीडी बोले तो कंडीशनल मतलब बराबर मिलेगी। अच्छा कंडीशनल बोले तो जरूरत है तब, मतलब हाँ जरूरत है तो जरूरत पर, वैसा नहीं अगर कंडीशन खराब है तो ठीक है। अब वैसा तो होते रहेंगे उसमें ना, वैसा तो होते रहेगा नहीं पीसीडी की बात कर रहा हूँ। पीसीडी अपन क्या बोल रहे हैं, डीसीडी का वर्ड, डीसीडी का सवाल तभी बनता था जब सवाल में कंडीशन हो, यानी इसका सबसे मेन काम क्या है, तुमको सवाल समझना क्या पूछ सकता है। हां पीसीडी में तो जो चीजें होने वो तो होंगी, जरूरत होंगी। हां बिल्कुल, वो तो हमेशा होंगे ऑलवेज। अगर वहाँ मतलब कंडीशनल मतलब अगर वहाँ समझ लो सही से नहीं होता है, या फिर अगर सही से का नहीं, अगर हो भी गया समझ लो जरूरत है उसके बाद भी जरूरत है तो डीसीडी में वरना नहीं होगा। ठीक, 2 मिनट से बना कर डीसीडी में मतलब वही सेम, उसमें वो भी इसमें भी वही हो रहा ना, कि मतलब जो SCO3 माइनस है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जा रहा, बस वही डीसीडी में, और वो डीसीडी उसको रिलीज कर हाँ, अमोनिया H+ K+ और अमोनियम को काटे बोलो उसमें रिलेटेड में है ना। चलो देखो कलेक्टिंग डक्ट में क्या बोलता है, कलेक्टिंग डक्ट में कुछ भी नहीं, क्या बोलता है, तो लॉन्ग डक्ट रहती है, एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला तक की आती है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक की रहती है, और बहुत सारे नेफ्रॉन इसमें खुलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इससे क्या होगा, अगर तुमको और जरूरत है तो पानी इससे और एब्जॉर्ब हो सकता है ना, कुड बी रीअब्जॉर्ब, कुड बी यानी जरूरत है तो होगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता है ना। कैन यूरिन टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, जिसकी वजह से और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा यूरिन। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एब्जॉर्ब, मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशन। अब देखो इसमें से क्या करते हैं, अब देखो ये पानी अपने मालूम है, इसके बाद डालेगा बाहर निकलने वाला है, तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत यूरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यूरिया, यानी कलेक्टिंग डक्ट में से अंदर ले ले, इंटरस्टिशन में ले ले, यहाँ दिखा देखो कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ ले रहे और उसको फिर यहाँ पर डालते हैं वापस, लूप ऑफ एनलियम डाल। हाँ ये तो वही बोला था मैं, कुछ चीज़ें बाद में समझ में आएगी, उसको पीछे से लेके करना पड़ेगा आपको ऐसा। अब ये तो अभी यहाँ पर हुआ नहीं, अब इस मतलब एक मतलब एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में उसकी डायग्राम भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। अभी तुमको सिर्फ क्या करना है, इतना याद करना है, इतने नोट्स में उसको अलग चीज़ याद कर लो, ठीक है। ये भी लाइन पढ़ लिया अपने, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रीअब्सॉर्ब टू मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू मेंटेन पीएच आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। तो देखो यहाँ पर डाले, यहाँ से तो बाहर निकलने वाला है यूरिया, लेकिन क्या हुआ देखो इसमें एनसीईआरटी में देखो यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से निकल रहा है ना, यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकल रहा है और यहाँ पर जा रहा है,
वैसे तो बाहर निकलने का काम था उसका, लेकिन बाहर निकलते निकलते अपने को लगा कि भाई थोड़ा बहुत निकाल लो वापस, कि भाई यहाँ पर मेंटेन रहे ऑस्मोलैरिटी, नमकीनियत, ताकि पानी बाहर निकल सके, इसलिए तुमने थोड़ा सा यूरिया निकाल लिया। जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा वापस इसमें डाल देंगे, फिर वो यहाँ पर जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी फिर थोड़ा बहुत निकाल लिया से। यानी यूरिया को तो अपने को एक्सक्रीट ही करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपन निकालते ताकि यहाँ पर इंटेस्टाइन की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, हो गया। अब देखो ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में क्या बोला उसने यहाँ पर, हाँ, टू मेंटेन पीएच आयनिक बैलेंस ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ हमें अब्जॉर्ब करना है, H+ और K+ रिलीज कर देते उसके अंदर बस। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में तुमको टेंशन नहीं लेना है, पीसीटी को अच्छे से याद करना है, डीसीटी में कंडीशन का वर्ड, इसके अंदर क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या बोला उसने, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन, वो याद रखना है। यानी हर किसी का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उसके ऊपर तुम चले जाओ, बस वही क्वेश्चन आ सकता है, दूसरी चीज़ें तुमको पूरा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास नोट्स है ना, नवेद के पास में होंगे नोट्स, तो उसको अच्छे से याद कर लो पूरे के पूरे। ये पेज मालूम है तुम, बंद कर दो।